हेलो एवरीबॉडी। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है आपका वो बहुत सारा वैल्यूएबल ईयर्स जो हम मिस गाइडेंस के चलते वेस्ट कर देते हैं उसको बचाने में। बट कुछ भी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं, जो लोग आप में से मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं एंड वाई यू कैन ट्रस्ट मी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 442 थी यूपीएससी सीएसई 2021 में। उससे पहले आई हैड अर्लियर क्वालिफाइड एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड मैंने कुछ वक्त तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जॉब की थी। देन उससे के बाद I qualified for income tax inspector. I qualified for then central excise inspector, and after that definitely UPSC CSE 2021. Apart from this, I am the writer of this book UPSC and State PSC Booster. ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आगे आने वाली जर्नी में ये चीज़ आपका सिलेक्शन बहुत ही कम टाइम में करा सकती है एंड विदाउट डेविएट हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपीएससी का मार्केट एक अंधा समुंदर है और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे वैल्यूएबल ईयर्स हर साल निकल जाते हैं एंड अल्टीमेटली उनका कब फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट से फोर्थ अटेम्प्ट से फिफ्थ अटेम्प्ट से सिक्स्थ अटेम्प्ट एंड सिक्स्थ अटेम्प्ट से फाइनल अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहता ये आपके साथ हो और उसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी तैयारी करने की तो मैं भी मिसगाइड हुआ था, मैंने भी कई सारी गलतियाँ की थी, बट वो गलतियां मैंने इसलिए की थी क्योंकि यूपीएससी सीएससी में मुझे कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने एसएससी की तैयारी की थी तो ये जो रैंक आप 37 देख रहे हैं ना, ये मैंने 2.5 महीने के अंदर अचीव की थी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इंसान था जो बताने वाला था, मेरे बड़े भैया ने मुझे गाइड किया था पर डे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं भी आपके पास एक कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इन चीज़ों का तो यार एटलीस्ट ध्यान रख लेना। अगर आपने ध्यान रख लिया, बिलीव मी, आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे एंड सिलेक्शन ले लोगे। तैयारी करने के दौरान आपके पास अभी देखो यार वक्त है, आपके पास लगभग 17 महीने हैं टोटल, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मई में एग्जाम है तो 17 महीने हैं। एंड अगर 17 महीने को सही से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आराम से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। और इसी चीज़ के लिए, चीज़ों को बताने के लिए मैंने आपके लिए ये जो फेजेस हैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट है फेज, 4 फेजेस हैं आपकी प्रिपरेशन के, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फेज 1 इज फॉर द कॉमन सब्जेक्ट्स। कौन कौन से वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे, फेज 1 में हम वो कवर करेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ वो सब्जेक्ट्स अगर आप, कई सारे बच्चे वो सब्जेक्ट्स बाद में उठाते हैं तो बाद में चूंकि टाइम कम होता है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर नहीं पाते, और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मेंस नहीं लिखोगे। तो ये तय है कि तैयारी इस हिसाब से की जाए कि यार प्रीलिम्स की तो श्योरिटी रहे, तभी तो मेंस लिखेंगे, तभी तो फाइनल सिलेक्शन लेंगे। पहला फेज। दूसरा फेज है आपका मेंस एंड ऑप्शनल के लिए। तीसरा फेज है प्रीलिम्स फेज एंड कंसोलिडेशन एंड फेज 4 ओनली प्रीलिम्स फेज। फेज 1 में आपको कॉमन सब्जेक्ट्स करने हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस भी बहुत सोच समझ के रखे गए हैं, मैं आपको इसके पीछे रीजंस बताऊंगा। इसमें अभी देखो जनवरी चल रहा है एंड फरवरी, आपको पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट खत्म करना है, और इसका सीक्वेंस का रीजन क्यों ऐसा रखा है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरी बात समझिएगा इस चीज को। जनवरी एंड फरवरी में अगर आप पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट पहले खत्म कर लेते हैं तो इसका आपको एक फायदा मिल सकता है। फायदा क्या मिल सकता है? क्योंकि इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स यूपीएससी अपने मेंस में भी पूछता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीलिम्स के पेपर में भी पूछता है। तो अगर आप इसे इस तरह से तैयार करते हैं तो आप न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी एक्ट पास हो रही है, कोई बिल पास हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। मार्च एंड अप्रैल में अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी कर लेते हैं तो आपका न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे होंगे इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। इसीलिए स्टार्टिंग के 4 महीने में हमें सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वो नहीं करना है।
क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ने लगते हैं, 3-4 महीने निकाल देते हैं, बट न्यूज़पेपर उनको सेंस नहीं क्रिएट कर रहा होता, उनको समझ में नहीं आ रहा होता यार कि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर में अक्सर जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर इकोनॉमी में एफडीआई ये ऐसे चल रही है, इन्फ्लेशन इतना हो गया, रेपो रेट बैंक ने ये चेंज कर दिया, और इस टाइप की चीजें आती रहती है, आप न्यूज पढ़ते रहते हैं। बट इज इट मेकिंग सेंस टू यू? आर द एडिटोरियल्स मेकिंग सेंस टू यू? क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसी चीज के लिए पहली चीज हम वो सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट कर लें जो कि हमें न्यूज़पेपर में भी हेल्प करें। उसके बाद जो सिर्फ स्टैटिक है, दैट इज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, उसे हम बाद में कर लें। तो अगर आप ये सीक्वेंस रखते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। पहली हेल्प कि आपको न्यूज़पेपर विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। दूसरी हेल्प, ये वो पोर्शन है, अगर आप प्रीलिम्स के ब्रेकअप के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कम टाइम में पूरा किया जा सकता है, तो हम उसे पहले क्यों ना कर लें। एक और रीजन है, जनवरी फरवरी में अगर आप 2 हैवी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जैसे, तो आप एक टाइम के बाद आके आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। पॉलिटी एक लाइट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट भी एक लाइट सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते समय ना थोड़ा 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 उस हिसाब से स्टार्ट किए कि आपकी हेल्थ बनने लगे। जिम गए, पहले ही दिन गए और हमने पूरा एकदम हैवी डंबल संबल उठा लिया, वो 18 घंटे पढ़ता था, हम भी ससुरा 18 घंटे पढ़ेंगे, यहीं पे आप गलती कर बैठोगे। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको पॉलिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ना है, खाली ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ने के साथ साथ पॉलिटी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, लाइक GS2 में टॉपिक 1 to 9 वो भी साथ में कवर कर लेने हैं, एंड एनवायरमेंट के जो मेंस वाला पोर्शन है वो भी कवर कर लेना है। और मैं बता दूं, इसका जो सोर्सेज है वो लगभग कॉमन है। सेम वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक लाइट सब्जेक्ट है, ये एक हैवी सब्जेक्ट है। यहाँ पे दोनों लाइट सब्जेक्ट थे, यहाँ पे एक लाइट और एक हैवी, अब यहाँ पे थोड़े से दोनों हैवी सब्जेक्ट। तो अगर आप इस सीक्वेंस में चलते हैं तो प्रीलिम्स भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा हमें मेंस भी हमारे लिए सेंस क्रिएट करने लगेगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। एंड उसके बाद 1 महीना आपके पास बफर जोन है, जुलाई अपने पास बफर के लिए रखें। किसी रीजन से यार हो सकता है बाई चांस बीमार पड़ गए, शादी थी, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, 15-20 दिन 1 महीना रोने में लग गया, उसके लिए आपके पास ये 1 महीना है खुद को संभालने के लिए, बट उससे ज़्यादा मत लगाना, बहुत समस्या में फंस जाओगे। उसके बाद आता है फेज 2, दैट इज द मेंस स्पेसिफिक एंड ऑप्शनल फेज। इस में आपको क्या करना है, आपके पास अगस्त से लेकर नवंबर तक का 4 महीने का टाइम होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, जब को तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर ली, पहले दिन से ही ऑप्शनल करने बैठ गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में टीचर पढ़ा क्या रहा है, थिंकर्स पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पीछे जो बेस चाहिए था वो तो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में था, वो आपने किया ही नहीं था। तो तुरंत ऐसा मत कर लेना कि आप लग गए एकदम ऑप्शनल की तैयारी करने। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन तो कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट का फायदा हो जाता है, आपका कोई फायदा नहीं होता। अगर हाँ थोड़ा बेस क्लियर है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा रुक के कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स कवर अप करके फिर अपने ऑप्शनल की क्लासेस शुरू कीजिएगा, अगर क्लासेस करते हैं या फिर खुद से करते हैं। तो जुलाई अगस्त के आसपास से आप अपना ऑप्शनल तैयार स्टार्ट कर सकते हैं, एंड नवंबर तक उसे खत्म करने का टारगेट रखिए। उसके बाद अगर आप देखें, मैंने एक रफ ब्रेकअप बनाया है आपके लिए, फेज 2 में अगर आप चलेंगे तो 1 अगस्त टू 31 अगस्त आप सोसाइटी, ये GS1 का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, छोटे छोटे पोर्शन है। तो ये चीज आपको ये कर लेनी है, आपको 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। और एक चीज यहां पे एक और काम करना है, यहां पे क्योंकि ये GS1 का पार्ट है, तो आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो आपने पढ़ी थी लास्ट में, उसे आपको रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, चल भाई मैंने GS1 अगस्त में खत्म कर लिया, और वो बहुत बड़ा पोर्शन है। और चूंकि आपने अभी पढ़ा है, 2 महीने के दौरान पढ़ा है, तो रिवीजन करके करने में दिक्कत नहीं आएगी। फेज 2 में सितंबर से 30 सितंबर तक सोशल इश्यूज छोटा टॉपिक है, गवर्नेंस छोटा टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन बेसिक्स अगर आपको पता है, देन इट इज ऑल द करंट अफेयर्स। और जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे ना, ये चीज अगर आपने वो अच्छे से कर रखा है तो ये अपने आप ही कवर्ड हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पर्टिकुलरली मेंस का टॉपिक है, एंड उसमें जो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो करंट ओरिएंटेड ही आते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं और इसी के साथ पॉलिटी रिवाइज कर लेना, आपकी लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाएगी, और टॉपिक 1 to 9 ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो जब ये कवर कर रहे होंगे तो GS1 पढ़ लेना,
ये कवर कर लेंगे तो GS2 पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि आपका पेपर एक एक होता चला जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस डबल आता जाएगा। उसी के साथ 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 2 ही पोर्शन बचेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि जब आप इकोनॉमी कर रहे थे तो आपने इकोनॉमी वाला पोर्शन कर लिया था, एग्रीकल्चर का सारा कुछ उसी टाइम पे आपको करना था, ठीक है। और इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक आपने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 10-15 दिन के टॉपिक्स। फिर भी मैंने इसका 1 महीना दिया क्योंकि बाकी पोर्शन जो कॉमन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो जब आप ये कर रहे होंगे तो GS3 साथ में कर लेना। देख रहे कितने आराम से चीजें हो सकती हैं, बस करते चलना है, टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। ज्यादातर बच्चों के साथ समस्या क्या आती है ना कि वो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रखते। अगर यार टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एथिक्स। लास्ट में क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। बहुत सारे बच्चे एथिक्स पहले दिन ज्वाइन कर लेते हैं, एथिक्स की क्लास कर रहे हैं, एथिक्स पढ़े हैं, बट द थिंग इज दैट विल इट मेक सेंस टू यू। उस एथिक्स के लिए हम एक्चुअली जो डेटा यूज करते हैं वो GS का ही यूज करते हैं एग्जाम्पल्स देने के लिए। वो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे GS के पेपर से जो हम एथिक्स में यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास वो एग्जाम्पल्स ही नहीं होंगे तो एथिक्स विल बिकम हॉलो। इसलिए लास्ट में अगर आप एथिक्स करते हैं तो क्या होगा, इट विल बी मेकिंग मोर सेंस टू यू। देन अगेन ये तो हमें नवंबर में फिनिश कर लेना है। अगर आप ये चीज कर लिए तो नवंबर तक यू विल बी मेंस रेडी। प्री भी कवर हो चुका है, मेंस भी कवर हो चुका है, और अभी हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं। एंड उसके बाद 1 महीना जो दिसंबर 2025 का होगा, यहां पे ऐसे, एंड दिस विल ऑल्सो बी द ट्रांजिशन फेज। बहुत आराम से हो सकता है, ये ट्रांजिशन फेज है। 1 महीना हमने एक्स्ट्रा लेकर रखा है क्योंकि ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से करना नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को दिमाग में रखते हुए, रिवीजन प्रैक्टिस करते हुए ऐसे लिखना शुरू कर देना अपन को, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए 1-2 क्लासेज होती हैं, आई विल बी टेकिंग दैट, एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ऐसे लिखते कैसे हैं, अपनी GS की नॉलेज का यूज करके। एंड देन दिस इज द ट्रांजिशन फेज। इसका सीधा सा मतलब है नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग टाइम कि अब मेरे को भैया प्रीलिम्स के साइड बढ़ना है। तो अब आप देखिए दिसंबर तक आपने क्या क्या कर लिया। आपने प्रीलिम्स का सारा कुछ कर लिया, मेंस का सारा कुछ कर लिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो फर्स्ट से सीधे अर्स तक पहुंचेगा। अगर आप सही सलीके से पढ़ाई करते हैं। आप हर साल देखते होंगे यार, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक अटेम्प्ट में ही फोड़ देते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं। वो गलती नहीं करनी है। उसके बाद फेज 3 आता है एंड देन फेज 4 आता है। फेज 3 इज द प्रीलिम्स फेज प्लस कंसोलिडेशन ऑफ मेंस टिल फरवरी। तो फरवरी तक जो भी आपने मेंस में पढ़ रखा है वो सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड प्रीलिम्स फेज में आपने चूंकि कॉमन चीजें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो अगर मैं उस टाइम तक, क्योंकि जनवरी से आपको तो अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं 6 से 7 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा, 3 ही घंटे मेंस के लिए पढ़ूंगा। तो मेंस भी मेरा कंसोलिडेट होता रहेगा, लेकिन मेरा प्रीलिम्स वाला पोर्शन पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। और देन यू हैव फेज 4 जो कि मार्च से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 मार्च टू एग्जाम, ठीक है। एग्जाम मई 2026 में होगा। अगर आप इन फेजेस को फॉलो करते हो, अपनी तैयारी को एक फेजेस में फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक चीज मेरी यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये देखने में बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन ये वर्क तभी करेंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ए रेयर क्वालिटी, इसीलिए सभी का सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंट रहने का सिंपल सा तरीका है कि हम अपना जो वर्कलोड है वो एक साथ ना लें, थोड़ा लेके हम बढ़ाते चले जाएं। अभी आप जो कितने सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, अगर यार एक साथ सारा वेट उठा के एकदम से लग गए और पूरा दम बॉडी एक ही दिन में बनाएंगे तो उनके हड्डियां भी टूट जाएंगी। लेकिन वो धीमे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। आपको भी ऐसे ही तैयारी करनी है। अगर आपने ये चीज कर ली ना, आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके निकल सकते हो। इस चीज के साथ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस रखने हैं तैयारी के दौरान। पहली चीज, सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको हमेशा गाइड बना के रखना है। कई सारे बच्चे इकोनॉमी पढ़ते समय क्या करते हैं कि दे स्टार्ट रीडिंग द इकोनॉमी बट दे नेवर एवर सी द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखते नहीं है, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रुकना कहां पे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे को रुकना कहां पे, मेरे को ये नहीं करना है मेरे को चलते रहना है, नहीं, मेरे को यह भी पता होना चाहिए कि कब मेरे को रेस्ट करना है।
अगर किसी को आज यहां से दिल्ली से भेज दिया जाए और बोल दिया जाए कि भैया तुमको कन्याकुमारी जाना है, जा सकता है बंदा, पैदल भी जा सकता है, लेकिन अगर उसे बोल दिया जाए बेटा तुमको बीच में रेस्ट ही नहीं लेना है, तो वो पहुंचेगा नहीं, कभी उसकी लाश पहुंचेगी। लेकिन अगर वो थोड़ी देर चलता है, 2-3 घंटे चलता है, आधे घंटे का रेस्ट लेता है, फिर चलता है, फिर रेस्ट लेता है, फिर चलता है, फिर रेस्ट लेता है, तो थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन वो कन्याकुमारी फाइनली फिट एंड फाइन कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहां है। दैट इज, आपको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसकी एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर्स को, क्वेश्चंस को समझ के आगे पढ़ पाएंगे। मतलब आई मीन टू से कि हम सिलेक्शन लेने के लिए जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। और सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। कोचिंग की जगह जो भी आप इंस्टीट्यूट फॉलो करें बिल्कुल करते रहिए, बट उससे पहले उसका सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। ये देख लीजिए कि जो आपको सामने वाला पर्सन पढ़ा रहा है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है या फिर कुछ भी हवा में पढ़ा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कई सारे बच्चे ये गलती करते, दे स्टार्ट फॉलोइंग द मल्टीपल बुक्स। नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब, दैट इज मोर देन एनफ। मल्टीपल किताबें जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप उस मल्टीपल किताबों को 1 या 2 बार पढ़ पाते हैं। आपको एक किताब मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए 1-2 बार। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम तक आते आते आप अपने सीनियर से बात कीजिएगा, जो लोगों ने तैयारी कर रखी है। लास्ट में तो ये बातें भी चलती, यार बस कोचिंग का टेस्ट पेपर लगा लो भाई, इतने में प्रीलिम्स हो जाएगा तेरा। क्यों आती है? वो अपना जो पोर्शन है कट करते चले जाते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब चूज किए, उस पर स्टिक कर जाइए। तीसरी चीज, शॉर्ट नोट्स क्रिएशन। जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सबकी अपनी नीड्स हैं। हमने भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मैंने वेबसाइट www.nilesh442.com पे शेयर कर रखे हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे शॉर्ट नोट्स शेयर कर रखे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आप वहाँ से उससे जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग, ये आपको ध्यान में रखना है जब आप पढ़ रहे हैं। स्टडी विद द एक्टिव लर्निंग, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू यूज योर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का सीधा सा मतलब है कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर थोड़ा दिमाग भी लगा रहे हैं, दिमाग खर्च भी कर रहे हैं। कई सारे बच्चों का एक हैबिट होता है कि वो पढ़ते समय पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन वो समझ के नहीं पढ़ रहे होते हैं, बस वो रीडिंग मार रहे होते हैं। आपको वैसा स्टूडेंट नहीं बनना है, बिकॉज इन द फ्यूचर यू हैव टू बी अ ब्यूरोक्रेट। एक ब्यूरोक्रेट अपना खुद का दिमाग लगाता है, तो सेम वे आपको पढ़ते वक्त अपना दिमाग लगाते हुए समझ के पढ़ना है कि आप उसको जरूरत पड़ने पे रिप्रोड्यूस भी कर पाओ। एंड फॉर दिस एक्टिव लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इज द कंसिस्टेंसी। कई बार आपने कई सारे टॉपर्स को देखा होगा, मन में आता है ना, आपने उसको देखा, अबे ये सेलेक्ट हो गया, ये तो मेरा गधा था। होता है, कई सारे लोगों को आपको देख के फील होता होगा। कई बार आपके साथ का कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया और आप बोलते हो भाई ये सेलेक्ट हो गया, यार ये तो बड़ा, मैं टाइम पे बड़ा गधा था। क्या चीज थी जिसने उस गधे को गधे से टॉपर बना दिया? कंसिस्टेंसी। आप एकेडमिक्स में बेटर करते रहे और आपको ये लगता रह गया एकेडमिक्स के बेसिस पे कि ये जो बंदा है ये हमसे बहुत पीछे है, लेकिन उस बंदे के पास एक चीज थी, वो थी कंसिस्टेंसी। और यूपीएससी के एग्जाम में वो बच्चा सेलेक्ट होता है जिसके पास कंसिस्टेंसी होती है। रिमेंबर, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपका टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की। तो कंसिस्टेंट तो आपको रहना पड़ेगा, 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। बीमार पड़ गए, पॉज ले सकते हो, लेकिन यह नहीं करना है कि भैया आज हम 16 घंटे पढ़ेंगे, पढ़े हैं, और उसके बाद अरे यार 16 घंटे आज पढ़ लिए, अब यार अगले दिन पढ़ने का मन नहीं है। नहीं, वो गलती मत कीजिए। उन वीडियोस के भरोसे भी मत एकदम से आ जाइए, भैया अरे वो टॉपर ने बोला तो 14 घंटे पढ़ता था।
उस 14 घंटे पढ़ने वाली जो कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए कभी उसने 6 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे, 9.5 घंटे, 10 घंटे, 10.5 घंटे, 11 घंटे, 11.5 घंटे, 12 घंटे, इस तरीके से करते करते वो 14 घंटे तक पहुंचा था। पहले दिन ही से वो 14-15 घंटे नहीं पढ़ रहा था। तो उस टाइम फ्रेम में जाने के लिए, उसके उस स्टेज में जाने के लिए आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको शुरुआत तो 6 घंटे से ही करनी पड़ेगी। इट्स एज गुड एज दैट कि आज अगर आप भाला फेंकना शुरू करोगे तो आज के आज में आप नीरज चोपड़ा नहीं बन जाओगे। बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस तरीके की जिस तरीके की नीरज चोपड़ा ने कभी की होगी। तो वो कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ओलंपिक विनर हैं, इसलिए नहीं कि वो नीरज चोपड़ा हैं। कंसिस्टेंसी जब जब रेगुलरली चलती आई है, कंसिस्टेंसी जब जब काम करती आई है, तब तब टैलेंटेड लोगों को उसने पीछे छोड़ा है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। तो अपने आप के लिए 1.5 साल के लिए एक प्रण ले लीजिए, भैया मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। भाई अभी तक तो मैंने मई तक की बात की, मई के बाद 2-3 महीने बाद आपका फिर मेंस भी होगा। तो लगभग ये पूरे 2 साल की जर्नी है जो आपको चलनी है। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 6-7 घंटे अभी से अगर आप रेगुलर लग गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि पढ़ते वक्त बीच बीच में आपको अपने आप को टेस्ट भी आप देना पड़ेगा। टेस्ट करना जरूरी है आपको, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में चेक करते रहें कि आप किस स्टेज पे आपकी तैयारी कैसे जा रही है। तो मेरी एक सलाह ये कि प्रीलिम्स के टेस्ट वाइज अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रीलिम्स के टेस्ट कब देना चाहिए? जैसे ही आपका 2 फेज खत्म हो जाए, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कीजिए। जैसे आपने पॉलिटी खत्म किया, साइंस एंड टेक खत्म किया, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना शुरू कीजिए। 20-20 सवाल, 30-30 सवाल। उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लेना जब पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद टेस्ट देना शुरू करना। और मेंस कब देना? मेंस भाई हमने इकोनॉमी खत्म कर लिया, हम इकोनॉमी का सेक्शनल दे देंगे। पॉलिटी खत्म कर लिया, हम पॉलिटी का सेक्शनल दे देंगे। क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए। और क्वेश्चंस लिखने के लिए ऐसा मत करना है स्टार्टिंग में पूरा पेपर उठा के लेके बैठ गए, नहीं लिखोगे यार। 2 दिन में एक क्वेश्चन लिख लो। न्यूज़पेपर पढ़ा, किसी एडिटोरियल पढ़ा, उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। आंसर राइटिंग, एक एक क्वेश्चन को लिखने से इंप्रूवमेंट होती है। आंसर राइटिंग एक साथ सब कुछ लिखने से कभी इंप्रूव नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सीधे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं भैया ये हमारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, अब मैं इसको लिख डालूंगा। 1-2 पेपर लिखते हैं, लिखते नहीं फिर। ये मत करिए। 1-2 दिन में एक सवाल भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो आप हो सकता है पहले महीने आप 15 सवाल लिखोगे, लेकिन दूसरे महीने हर दिन लिखना शुरू कर देना, 30 सवाल लिखोगे। फिर ये फ्रीक्वेंसी अपनी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया ना, 2-3 महीने बाद आपकी आंसर राइटिंग की दिक्कत खत्म होने लगेगी। आप अपने आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को टेस्ट करते रहिए। जब रिवाइज करिए एक टेस्ट दे दीजिए, जब रिवाइज करिए एक टेस्ट दे दीजिए। तो ये रिवीजन का फेज आपका चलते रहना चाहिए। और अगर आपने इस चीज को इस तरह से फॉलो कर लिया जैसा मैं बता रहा हूं, बिलीव मी, फाइनली सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2026 में इस चैनल पे बहुत सारा अच्छा मटेरियल मैं आपको देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इस चैनल पे फ्री पढ़ाई जाएगी, प्री और मेंस का ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जाएगी, और उस तरीके से पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमसे जरूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार 2026 में या 2027 या 2028 में जो भी आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है, छोटे भाई बहन जो भी हो, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि हम उन बच्चों को भी मिस गाइडेंस से बचा पाएं और वो एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।